तो दोस्तों आपका फिल्मी चिट्ठी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2025 में आई मूवी हक को। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। अब चलिए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत होती है 1985 से, जहां हम देखते हैं कि एक पत्रकार साजिया बानो नाम की एक औरत का इंटरव्यू ले रही होती है। इंटरव्यूअर कहती है, आपने तो जंग छेड़ दी है, ट्रिपल तलाक के खिलाफ, औरतों के शोषण के खिलाफ, अब्बास खान और उसके जैसे मर्दों के खिलाफ। आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी कौम की औरतों से? साजिया कहती है, हम लड़ना नहीं चाहते थे, मजबूरी बनी। हम अब्बास से बेहद प्यार करते थे, उसी प्यार से इस लड़ाई की शुरुआत हुई। 10 साल में एक बंद कमरे की लड़ाई, मोहल्ले की लड़ाई, फिर कौम की लड़ाई बन गई। हमें आज तक नहीं पता कि हमने क्या गलत किया है। हमने लड़ाई सिर्फ एक ही चीज के लिए करी है, हमारे हक की लड़ाई। कहानी 10 साल पीछे जाती है, जहां हम देखते हैं कि साजिया और अब्बास के बीच प्यार हुआ और फिर उनकी शादी हो गई। अब्बास पेशे से वकील है, अच्छा खासा पैसा है उसके पास, अमीर है वो। शादी के बाद साजिया अब्बास के घर आ गई। एक दिन वो किचन जाती है तो देखती है कि 3-3 कुकर रखे हैं। नौकरानी कहती कि सब कुकर खराब हैं। साहब इतना व्यस्त रहते हैं कि सही कराने का समय ही नहीं मिलता, तो वो नया ही ले आते हैं। अब्बास और साजिया के बीच भरपूर मोहब्बत थी। अब्बास उसे ले जाता है बाहर डिनर पे, फिर वहाँ से मूवी दिखाने भी ले जाता है। गिफ्ट्स भी देते रहता था अब्बास समय समय पे उसे खुश करने के लिए। अब्बास ऑफिस में होता तो दोनों कॉल पे बतियाते रहते थे। इतना प्यार बरसाता है अब्बास उसके ऊपर कि वो थोड़े दिन बाद गर्भवती हो जाती है। साजिया को गार्डन बनाना था, पर पड़ोसी का छज्जा धूप आने से रोक रहा था। साजिया उसे तोड़वाने लगती है तो पड़ोसी लियाकत साहब गुस्सा जाते हैं। बिना हमसे पूछे क्यों तोड़वा रही हो? साजिया कहती, हमने आपकी बेगम सालिमा जी से बात की थी, आपका छज्जा हमारे हिस्से में है, जिसके चलते पौधों को धूप नहीं मिल पाएगी। लियाकत काफी बदतमीजी से बात करते हुए कहता कि तोड़ फोड़ रोको, नहीं तो पुलिस बुला दूंगा। साजिया भी गुस्सा आ जाती है कि आप क्या पुलिस बुला रहे हैं, मैं बुलाऊंगी पुलिस। लियाकत कहता, चुप एकदम, जमीन तुम्हारी है क्या जो इतना बोल रही हो? साल भर हुए आए नहीं, जमीन को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया। लियाकत अब्बास को फोन करके शिकायत करता है साजिया की कि वो मुझे पुलिस बुलाने की धमकी दे रही थी, समझाओ उसे जरा। अब्बास लियाकत से मिलता है, कहता कि मैंने जमीन का वो हिस्सा साजिया के नाम कर दिया है, अब अगली बार आपने हल्की भी आवाज ऊंची की तो ये अब पुलिस बुला सकती है। अब्बास ने तो लियाकत के सामने साजिया का रौला जमा दिया। शादी के 1.5 साल बाद इनकी पहली औलाद हुई, एक बेटी, फिर दूसरी औलाद हुई, एक बेटा। शादी की रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। हमारा परिवार और उन रिश्तों का बोझ अब बढ़ रहा था और अब्बास की मसरूफियत भी। घर में ही नहीं, अब फोन पर भी बातें कम होने लगी। पहले जो मोहल्ले वाले कहते थे कि अब्बास की बेगम ने उस पर काला जादू किया है, अब वो भी ये तिलिस्म टूटते हुए देख रहे थे। अब अब्बास कतराने लगा था उससे बात करने से, जैसे बोर हो गया हो उससे। एक दिन साजिया के बच्चे कुत्ते से खेल रहे होते हैं। लियाकत कहता है, शैतान की औलादों, कुत्ता नापाक है इस्लाम में, बताया नहीं क्या तुम्हारी अम्मा ने? साजिया अब्बास को फोन करके लियाकत की शिकायत करती है तो अब्बास कहता कि हर 2 मिनट में फोन ना किया करो, अगली बार कॉल किया ना तो घर का फोन कटवा दूंगा। शाम को अब्बास जब घर आता है तो साजिया नाराज होने की एक्टिंग करती है ताकि वो मनाए, पर अब्बास भाव ही नहीं देता। वो कहता कि मुझे पाकिस्तान जाना होगा, अपने गाँव, जमीन का कुछ झगड़ा चल रहा है तो उसे को सुलझाने जाना है। अब्बास चला जाता है। साजिया इंतजार में डूबी होती है कॉल के, पर कोई कॉल कुछ नहीं आता। टेंशन होने लगी थी उसे अब्बास की। साजिया फिर से पेट से थी। एक दिन फोन आता है तो साजिया फिक्र में सब कुछ पूछने लगती है। अब्बास हाँ करके फोन काट देता है। 3 महीने बाद अब्बास वापस आता है तो उत्साहित होकर वो बाहर जाती है उससे मिलने। अब्बास अम्मी को भी साथ लाया था, सिर्फ अम्मी ही नहीं किसी और को भी साथ लेकर आया। वो गाड़ी में एक लड़की बैठी हुई थी, सायरा नाम की। पता चलता है कि अब्बास दूसरी शादी करके आया है, सायरा उसकी दूसरी बेगम है। अम्मी कहते सायरा की माँ का मुझ पर कर्ज था, अब्बास ने उससे निकाह करके बड़े सवाब का काम किया है, बेटा उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही रख लो ना घर पे। उसका शौहर उसे बहुत पीटता था, अब्बास तो निकाह के लिए राजी भी नहीं था, और तुम कोई पहली औरत तो हो नहीं जिसने अपना शौहर बांटा हो। तुम्हारे खुद के मामू की 2 बीवियां हैं, देखो कितने अच्छे से रह रहे हैं 40 साल से। साजिया चिल्लाते हुए कहती है, बिरयानी या शीर कोरमा नहीं है शौहर जिसे बांट कर बहुत सवाब बहुत बरकत होगी। अम्मी भी सख्त होके कहती है, बहुत हो गया तमाशा, पिछले 1 घंटे से सायरा बाहर गाड़ी में बैठी हुई है, उसे अंदर लाने तो पहले। अब्बास की बहन साजिया से कहती है, समझदारी दिखाओ, तुम पहली बीवी हो। पहली बीवी शोर मचाती है, रोना धोना करती है, शौहर दूर भागता है इससे। पहली बीवी मत बनो, बोझ मत बनो। साजिया कहती है, जब कोई कुकर खराब होता तो अब्बास उसे बदल देता था, हमने तो उसे सब कुछ दिया, हमने पूरी जान लगा दी। समझ नहीं आ रहा अब्बास इतनी दूर कब चले गए,
बगीचे के पास एक कमरा था। सारा को वो कमरा दे दिया जाता है रहने को। रात में अब्बास साजिया के पास आकर कहता है, तुमने जो मेरे लिए किया, मेरी जो इज्जत रखी, कोई और कभी नहीं कर पाता। तुम्हें छोड़कर मैंने कभी किसी को नहीं चाहा। सारा से मुझे जिस भी हाल में निकाह करना पड़ा, अब वो यहाँ है। प्रेगनेंसी के वक्त वो तुम्हारी देखभाल कर देगी। वो बाहर बगीचे के पास वाले कमरे में रहेगी किराएदार की तरह। ये तुम्हारा घर है और हमेशा तुम्हारा रहेगा। ये सब सुनकर साजिया थोड़ा खुश हो जाती है, लेकिन वो सब सिर्फ बातें थी। अब्बास के चाल चलन से बातें मैच नहीं हो रही थी। अम्मी सारा और साजिया के बीच बोलचाल बढ़ाने का ट्राई करती हैं। सारा कहती कि मुझे अपने लिए कुछ कपड़े और सामान लेना है। साजिया कहती ठीक है, तैयार हो जाओ, चलते हैं। नौकरानी कहती कि आप इससे इतने अच्छे से बात क्यों कर रही हैं? साजिया कहती बहुत कुछ सहा है इसने, अब जो हुआ अब्बास की मजबूरी थी। कह रहे थे कि बच्चों को संभालने में आसानी होगी, बहुत परवाह करते हैं वो हमारी। मार्केट में सारा को जो भी पसंद आता, साजिया वो चीज उसे दिला ही नहीं रही होती, दूसरी चीजें दिला रही होती है। बार बार ऐसा करने पे सारा गुस्सा आ जाती है। वो कहती कि जो चीजें आप दिला रही हैं वो अब्बास को नहीं पसंद है, आपको पता है। आप हमें कोई चैरिटी केस तो नहीं समझ रही हैं। अब्बास ने मुझसे शादी की क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करते थे। आपसे मिलने के पहले उन्हें हम पसंद थे, पर हमारा निकाह किसी और के साथ तय हो चुका था, फिर वो आपसे मिले। बेशक आप उनकी पहली बीवी हैं, पर हम उनकी पहली मोहब्बत हैं। हमारे मियाँ की मौत की खबर सुनते ही ना दौड़े दौड़े आ गए थे वो। हम चाहते ना तो आपको उनसे तलाक मांगते तो भी वो कबूल कर लेते, पर हमने ऐसा नहीं किया। हमने आपका घर नहीं तोड़ा। शुक्रगुजार तो आपको होना चाहिए, चैरिटी केस तो आप हैं आपा। ये सब सुन साजिया को बहुत रोना आता है कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही और झूठ बोला गया सब। साजिया जब अब्बास से सवाल जवाब करती है तो अब्बास उसको ही अड़क देता है जैसे साजिया ही बुरी औरत हो। रात में साजिया देखती है कि अब्बास सारा के साथ है और हंसी टिटोली चल रही है, मजे कर रहे हैं दोनों। ये सब देख सुन के और रोना आता है। 1 साल और बीत जाता है। अब्बास साजिया को रत्ती भर भाव नहीं देता। अब बस बेबी सिटर बन के रह गई है वो 3 बच्चों की। धीरे धीरे अब सारा कंट्रोल सारा को मिल जाता है। उसकी पसंद की चीजें हो रही थी घर पे और उसके ही पसंद का अब सब कुछ था घर पे। अब्बास अब सोता भी सारा के साथ ही था। देखते देखते सारा पेट से हो जाती है। अब साजिया की शादी की सालगिरह होती है तो वो बड़ी उत्साहित थी आज का दिन अब्बास के साथ मनाने को। वो उसके ऑफिस जाके अब्बास से कहते कि आज शाम को मूवी देखने चलते हैं, तो अब्बास कहता मैं नहीं जा पाऊंगा। दोनों की बातें धीरे धीरे बहस में बदल जाती हैं। साजिया ने बस अब्बास से उसका थोड़ा वक्त मांगा और उसी में उसने उसे सुना दिया। ऐसे बर्ताव किया जैसे उसकी बीवी नहीं कोई भिखारी हो। साजिया को बहुत बुरा लगता है। वो घर छोड़ के अपने घर चली जाती है, बच्चों को साथ लेके अब्बास को बिना बताए। अब्बास गुलाब के फूल का बुके लेके आता है घर। साजिया घर छोड़ के चली गई है, ये सुन के वो गुस्सा जाता है। साजिया के पिताजी टीचर हैं। अब्बास साजिया को वापस लाने के बजाय, उसे मनाने के बजाय उसे हर महीने 400 रुपए भेजने लगता है बच्चों की परवरिश के लिए। साजिया इंतजार करती रहती कि फोन आ जाए या खत ही सही, पर कुछ नहीं आता। एक दिन अब्बास की अम्मी का फोन आता है, कहते कि राय का पहाड़ क्यों बना रही हो? साजिया कहती अब्बास ने हमारे साथ जो बदसलूकी की वो सही था क्या? अम्मी कहती हैं अरे मर्द का गुस्सा अक्सर उन्हें ऐसी हरकतें करने पर मजबूर कर देता है जिसका उन्हें बाद में मलाल भी होता है। साजिया कहती कि अब्बास को मलाल है तो माफी क्यों नहीं मांगी? अम्मी कहती घर छोड़कर तुम गई तो माफी वो क्यों मांगे? जिद तुम्हारी है तो अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। साजिया का यह था कि अब्बास एक बार आकर बस कह दे कि घर चलो तो बिना इफ बट किए चली जाएगी, पर अफसोस वो आया ही नहीं। और फिर एक दिन महीने का 400 रुपए भेजना भी बंद कर दिया। सुलह कराने के लिए पिताजी जाते हैं साजिया और बच्चों को लेके अब्बास के घर। अब सारा की गोद में भी एक बच्चा है। साजिया अब्बास से अकेले में बात करने को कहती है। साजिया कहती है पैसे भेजने बंद कर दिया आपने। अब्बास कहता अच्छा तो पैसों की बात करने आई हो। साजिया बच्चे आपके भी हैं अब्बास, अकेले हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब्बास तो बच्चे मुझसे पूछ कर लेके गए थे क्या? साजिया आप जानते हैं कि हम क्यों गए थे? अब्बास नहीं मैं नहीं जानता क्यों गए थे तुम। मैं तुम्हें 1 साल की रात पर तुम्हें फिल्म दिखाने नहीं ले गया तो तुम बच्चों को लेके घर छोड़ के ही चली गई। ब्लैकमेल कर रहे थे क्या मुझे? क्योंकि मैंने बिना तुमसे पूछे दूसरी शादी कर ली। साजिया गलत किया आपने। अब्बास सवाब का काम किया है। साजिया सवाब की बात होती तो नमाज पढ़ते हज करते, पर नहीं दूसरी शादी करके सवाब किया है आपने। अब्बास तुम्हें दूसरी शादी से दिक्कत नहीं है, तुम्हें सारा से दिक्कत है, जलती हो तुम उससे। साजिया हाँ ठीक है जलते हैं, वो पढ़ी लिखी है और हमसे ज्यादा खूबसूरत भी है, हम अपना सच कबूल करते हैं, मगर आज आप भी सच बोलेंगे। आपने पूरे होशो हवास में ये फैसला लिया था। जब पता चला सारा विधवा हो गई तो आपने फिर अपनी बीवी बच्चों से फासला बढ़ाया ताकि अपने अरमान पूरे कर सकें। आपका ईमान जानता है कि आपने जो भी किया वो गलत था, ईमान से भी और खुदा की आंखों में भी। अब्बास अगर तुम सही मुसलमान होती ना, एक नेक और वफादार बीवी होती तो ऐसी बात कभी नहीं करती। साजिया शराब आप पीते हैं, सूद आप रखते हैं, 5 वक्त की
नमाज तो छोड़िए, जुम्मे की नमाज के लिए भी हमें आपको कहना पड़ता है, तो मजहब की बात तो रहना ही दीजिए। कुरान रखने, पढ़ने और समझने में बहुत फर्क होता है। अब्बास, जो औरत निकाह के पाक रिश्ते को गुड्डे गुड़ियों का खेल समझकर घर छोड़कर निकल जाए, उस औरत के बारे में क्या कहना है? साजिया, हम इसे खेल समझते हैं। अगर निकाह के पाक रिश्ते को आप समझते ना तो हमें इस तरह से बेइज्जत ना करते। अब्बास, तो यहाँ बेइज्जत होने क्यों आती हो? साजिया, हम यहाँ अपने बच्चों के लिए आए हैं। साजिया के पिता काजी से मिलते हैं और कहते हैं कि अब्बास को समझाइए। काजी साहब अब्बास के ही हित में बोल रहे होते हैं और साजिया को गलत ठहरा रहे होते हैं। साजिया के अब्बू ही एक लौते इंसान थे जो साजिया के सपोर्ट में थे। वो हाफिज थे, इंसाफ और ईमान पर यकीन रखते थे। उन्होंने साजिया को रोकने के बजाय उसका साथ दिया। साजिया अपने अब्बू के साथ एक वकील के पास जाती है अब्बास के खिलाफ केस करने। वकील जब अब्बास का नाम सुनता है तो कहता है कि आप केस ना ही करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। एक आदमी सुन लेता है सब बात, तो वो जाके अब्बास को बताता है कि आपकी बेगम आपके ऊपर केस कर रही हैं। 1975 अलीगढ़ सेशन कोर्ट। केस कोर्ट में जाता है पर साजिया के पास कोई वकील न था। जज कहता है आप यहाँ क्यों आई हैं? आप काजी के पास जाइए। साजिया कहती हम गए थे, हमारा मसला यहीं सुलझेगा। जज कहता आपका केस मुस्लिम लॉ कोर्ट के अंडर आएगा। तभी एक लेडी वकील उठ खड़ी होती है साजिया के लिए कि वो केस लड़ेगी। सेक्शन 125 CRPC के अंडर इनका केस फाइल होगा। लेडी वकील का नाम है बेला जैन और उसके अंडर एक और वकील है जिसका नाम है फराज अंसारी। सारा अब्बास से कहते कि 400 रुपए की ही तो बात है, दे दीजिए ना उसे, आपको हमारी कसम। अब्बास उसकी बात को सीरियसली ही नहीं लेता। साजिया की माँ बताती हैं कि अब्बास की अम्मी का फोन आया था, अब खत्म करो ये सब और सुलह कर लो। साजिया जाती है अब्बास के घर। अब्बास की अम्मी कहते कि तुमने जो किया है वो ठीक नहीं है, पर मैंने अब्बास को मना लिया है, अब आमने सामने बैठ के बात कर लो। अब्बास कहता है बात यहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए थी बानो, तुम्हें क्या लगा मैं डर जाऊंगा? मैंने बहुत सोचा और तुम सही थे, मैंने सवाब के लिए सारा से शादी नहीं की थी। मैं हमेशा से सारा से मोहब्बत करता था, उसका इंतजार करना चाहिए था, जल्दबाजी में तुमसे शादी कर ली। मैं अब उस गलती को ठीक कर रहा हूँ। अब्बास मेहर की रकम देते हुए 3 बार तलाक 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 बोल के रिश्ता खत्म कर देता है। साजिया, अम्मी, अब्बास की बहन सारा सब कोई शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या कर डाला। साजिया तो एकदम सुन्न पड़ जाती है जैसे लकवा मार गया हो, उसे यकीन ही नहीं होता कि ये सच में हो रहा है। अम्मी पूछती है ऐसा क्यों किया तुमने? अब्बास कहता है सेक्शन 125 सिर्फ बीवी पे लागू होता है, जब बानो मेरी बीवी है ही नहीं तो ये केस ऐसा ही खारिज हो गया। साजिया वापस घर आ जाती है, उससे मिलने बेला आती है। साजिया कहती है तलाक़े बिद्दत कहते हैं इसे, जो इंसान ने बनाया कुरान से अलग। बेला कहती है मतलब शरीयत के हिसाब से तलाक जायज नहीं है? साजिया कहती नहीं। बेला कहती मतलब सेक्शन 125 इस केस पर अभी भी लागू है क्योंकि तुम अभी भी अब्बास की बीवी हो। तुम सही हो बानो, हमें अब जीतना होगा। 1975 अलीगढ़ सेशन कोर्ट। बेला कोर्ट में साजिया का पक्ष रखती है कि साजिया को हर महीने 400 रुपए दिए जाएं। अब्बास कहता है साजिया और मेरा 3 महीने पहले तलाक हो चुका है, अब ये मेरी बीवी नहीं है। बेला, जिस तलाक की ये बात कर रहे हैं वो तलाक लागू नहीं होता है। अब्बास ने 3 बार तलाक बोलकर साजिया को तलाक दिया है, उसे तलाक बिद्दत कहते हैं। तलाक बिद्दत इस्लामिक ट्रेडिशन के खिलाफ है। मौलाना मोदीदी जैसे कई मुस्लिम उलेमाओं ने कहा है कि तलाक बिद्दत इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अब्बास, शरीयत का मामला अब इस कोर्ट में डिस्कस होगा क्या? यह हमारे समुदाय के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। जज साहब कहते हैं ये नाजुक मामला है बेला जी, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला है, हम ये तय नहीं कर सकते कि तलाक का तरीका सही था या नहीं। साजिया गुस्से से उठ खड़ी होती है और कहती है कि एक सांस में 3 बार तलाक बोलकर तलाक लेना कैसे सही हो सकता है सर? अब्बास कहता है सही है, बहुत जगह इसे सही माना गया है और ये कोई जगह नहीं है जहाँ इस बात की चर्चा की जाए। साजिया, इन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं है और शरीयत शरीयत बोल रहे हैं। 3 बार बोल के इन्होंने तलाक दिया, लेकिन उसे कायम करने के लिए जिसने ऐसा करा है उसे कोड़े पड़ना चाहिए। अब्बास कहता आप चाहती हैं हमें कोड़े पड़े? साजिया कहती नहीं, हम नहीं कह रहे, ऐसा कहा गया है। ऐसा अचानक खड़े होकर बोलना कोर्ट की तौहीन मानी जाती है, तो जज साहब साजिया को चुप करके बैठने बोल देते हैं। जज साहब कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ और सेकुलर लॉ को आप एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही हैं। अगर यही बातें करनी थी तो मैंने पहले ही कहा था आपको कि अपने लोगों के पास जाना चाहिए, लेकिन आप फिर यहाँ आ गई। अब पिताजी साजिया को मुस्लिम लॉ कोर्ट ले जाते हैं इंसाफ मांगने। वहाँ बैठा वकील कहता है ये हमारे कौम का मामला है, आपको इसे आपस में ही सुलझा लेना चाहिए था। साजिया को पर्दे के पीछे खड़ा किया गया था। वो कहते कि हम आए थे 1 साल पहले। एक दद्दू पिताजी से कहते हैं आप तो मौलाना हैं, तमीज नहीं सिखाई आपने अपनी बेटी को? वकील कहते
कहता है खुदा पाक के फरमान के खिलाफ आप अदालत में लड़ेंगी। अदालत में जाने का मतलब था शरीयत को नकारना। आप शैतान का साथ दे रही हैं। साजिया, खुदा पाक के फरमान को हम समझते हैं, उसे नजरअंदाज आप लोग कर रहे हैं। काजी साहब कहते हैं तुम काजी को खुदा का फरमान समझा रही हो। साजिया, जब एक काजी अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करे तो करना पड़ता है। काजी कहते हैं हम खुदा के नुमाइंदे हैं। साजिया कहते खुदा के नुमाइंदे हैं, खुदा नहीं। तलाक के तरीके और शर्तें कुरान में लिखी हुई हैं। तलाक को 3 महीनों की मुद्दत में दिया जाए जिससे कि सुलह का मौका मिले। सूरत अल बकरा में लिखा है कि शौहर अपने गुस्से पर काबू पाए वक्त ले, और अगर सुलह हो जाए तो रिश्ते को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। सूरत अल इसरा में साफ साफ कहा गया है कि अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए तो दोनों के घर वाले मिलकर मसले को सुलझाने की कोशिश करें। अब्बास ने तो एक ही पल में रिश्ता तोड़ दिया। ये तरीका तो कुरान में है ही नहीं। काजी कहते हैं कुरान में नहीं है लेकिन शरीयत में तो है। खलीफा उमर ने तलाक बिद्दत को सही माना है, तुम उनकी बात को गलत ठहरा रही हो। साजिया कहती है खलीफा उमर ने तो ये भी कहा है कि तलाक बिद्दत तब तक कायम रहेगा जब तक ऐसा करने वालों को सरेआम कोड़े न मारे जाएं। दूसरा निकाह करने से पहले हर मर्द को अपनी पहली बीवी से इजाजत लेनी पड़ती है। सूरत अल इसरा में कहा गया है कि अगर तुम डरते हो कि इंसाफ नहीं कर पाओगे तो एक ही बीवी रखो। जब एक औरत पर हर कानून हर सजा लागू होती है तो मर्द क्यों बचता है? दीन के हर कानून हमारे खिलाफ हैं तो अब्बास के साथ क्यों हैं? दद्दू कहते हैं कलाम पाक की 4 आयतें पढ़कर इतना गुरूर करना ठीक नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने न सिर्फ कौम के साथ गद्दारी की है बल्कि काफिरों का साथ दिया है। साजिया कहती है हमने कुरान पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आए हैं। किसी और मुद्दे पर आप हमें कुछ भी कह दीजिए, हमारे और हमारे खुदा के बीच जो है उस पर आप कुछ नहीं कह सकते। न हम कौम के गद्दार हैं और न ही हम अपने किए पर शर्मसार हैं। हम सही हैं। पिताजी को गर्व हो रहा था साजिया पर कि उसने बहुत सही तरीके से इन सबको जवाब दिया। फुल सपोर्ट में थे वो अपनी बेटी के। बच्चे और अब उनकी जरूरतें बढ़ रही थी। धीरे धीरे पैसों की कमी होने लगी थी। जेवर बेच के साजिया बच्चे पाल रही थी। 4 साल बीत जाते हैं, 400 रुपए की लड़ाई शुरू हुए। अब्बास कहता है इस्लाम में निकाह एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट है। 7 जन्मों का मुकद्दस बंधन नहीं है कि हिंदुओं के कानून इस पर लागू किए जाएं। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स तैयार होते हैं और दोनों पार्टीज उन्हीं टर्म्स को कबूल करती हैं। इसलिए एक आदमी 3 बार पूछता है कबूल है, कबूल है, कबूल है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा भी जा सकता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाता है तो उसे तोड़े जाने की शर्तें उन्हीं टर्म्स में तय की जा चुकी होती हैं। मैंने 2000 रुपए बानो को दे दिए हैं। अब ये मुझसे पैसों की मांग करके हमारे तय किए हुए कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के खिलाफ जा रही है। बेला एक केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताते हुए कहती है सेक्शन 125 CRPC के तहत तलाकशुदा मुस्लिम औरतों को भी मेंटेनेंस का हक मिलना चाहिए, चाहे महर या दूसरी रस्मों के पैसे मिले हो या नहीं। तो उस हिसाब से ये मेरे क्लाइंट का संवैधानिक हक है। 1 साल और बीत जाता है। अब इस लड़ाई में थोड़ी जीत हासिल होती है साजिया को। कोर्ट अब्बास को मेंटेनेंस देने का आदेश दे देती है लेकिन सिर्फ 20 रुपए दिए जाने थे। साजिया को ये जीत हार जैसी महसूस हो रही होती है। पढ़ने के लिए जो बच्चे अब्बू के पास आते थे उनकी संख्या घटती जा रही थी। सबने इनके परिवार को गद्दार मान लिया था, तो इस वजह से लोग अपने बच्चों को इनके यहाँ पढ़ने नहीं भेज रहे थे। मोहल्ले वाले, आस पड़ोस वाले, दुकान वाले सब कटने लगे थे साजिया से। सब गुस्से से देखते थे उसे। दीवार पर किसी ने लिख दिया था कि बानो तो बहाना है, हम पर हमला पुराना है। 1 साल और बीत जाता है। अब हिंदू और मुसलमान का मसला शुरू हो गया था। अपने और दूसरों की गिनती हो रही थी और मौलवी साहब की बेटी बानो से बड़ा कौम का गद्दार और कोई नहीं था। लोग मशाल लेके घर में घुसना चाह रहे थे साजिया के परिवार को खत्म करने के लिए। साजिया बच्चों को लेकर पहुंच जाती है अब्बास के घर। आपको याद होगा कि अब्बास ने बगीचे वाली जमीन साजिया के नाम करवा दी थी, तो कानूनी तौर पर वो जमीन साजिया की थी और वो वहाँ रह सकती थी और अब्बास कुछ नहीं कर सकता था। एक केस तो चल ही रहा था तो दूसरा केस क्या ही करता वो। 1 और साल बीत जाता है। केस इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाता है। भला एक और एग्जाम्पल देती है सुप्रीम कोर्ट के केस में दिए गए जजमेंट का। कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने केस में जजमेंट दिया है कि एक्स वाइफ अगर अपना खुद का खर्चा ना निकाल सके या जब तक उनकी दूसरी शादी ना हो जाए, उनके पति को उनके गुजारे की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। अब्बास कहता है एक्स वाइफ सेकुलर लॉ का लफ्ज है, शरीयत में इसका कोई वजूद नहीं है। भला कहती है इस अदालत में शरीयत या सेकुलर लॉ की दलीलें नहीं होनी चाहिए। अब्बास पूरी कोशिश करता है साबित करने की कि साजिया अब उसकी बीवी नहीं है ताकि कोई केस ही ना बने। धीरे धीरे सारा को लगने लगा था कि कहीं ना कहीं साजिया सही है। अब्बास बेला के चेले फराज से बातचीत करके उसे अपने सार करने की कोशिश करता है। सोचा मुस्लिम मर्द है तो मेरा साथ देगा, लेकिन फराज बेला के प्रति लॉयल था तो वो उसके सभी ऑफर ठुकरा देता है। अब्बास साजिया से कहता है कि यहाँ पर भी आप ही जीतोगी, इसलिए केस वापस मत लेना। उन्हें समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों बोला। बात कुछ और है। 1 साल और बीत
जाता है। कोर्ट साजिया के हक में फैसला सुनाते हुए ये कहती है कि बीवी को अपने शौहर से मेंटेनेंस का दावा करने का हक है। मेंटेनेंस का अमाउंट 180 रुपए 20 पैसे तय किए जाते हैं। बेला अब्बास से कहती है कि आप हारे नहीं हैं, आपने हारने का फैसला किया है। बेला ने सुप्रीम कोर्ट के 2 केसेस के एग्जाम्पल दिए जिसके चलते बेला की बातें सही साबित हुई। अब्बास का प्लान था केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट सकता है। अब्बास इस केस से इतिहास बनाना चाहता था कि आगे चलकर अगर कोई ऐसे केसेस करता है तो इस केस का एग्जाम्पल देकर उन केसेस को खारिज कर दिया जाए। सारा अब्बास को रोक रही थी कुछ भी करने से, पर अब्बास ने उसकी सुनना बंद कर दी थी। सारा साजिया पर बिगड़ने लगती है कि क्यों कर रही हो तुम ये सब। साजिया कहती है जब तुम पहली बार हमारे पास आई हम तुम्हें अपना लेते, तुम्हें हमें सच बताने की जरूरत नहीं थी कि अब्बास तुमसे मोहब्बत करते हैं और तुम कोई चैरिटी केस नहीं हो, पर तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनका झूठ पकड़ा जाएगा और हमें बुरा लगेगा। तुमने इस बात की परवाह नहीं की क्योंकि तुम्हें अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। कभी कभी मोहब्बत काफी नहीं होती, हमें अपनी इज्जत भी चाहिए। अब एक दिन साजिया की माँ रोते हुए अब्बास के घर फोन करती हैं, कहती कि साजिया से बात करा दीजिए, बहुत जरूरी है, पर अब्बास की मम्मी मना कर देती हैं। साजिया को खबर मिलती है कि उसके अब्बू अब नहीं रहे। अब्बू ही इकलौते इंसान थे जो बिना इफ्बट किए साजिया को फुल सपोर्ट कर रहे थे, उसके साथ खड़े थे, पर अब वही नहीं रहे। टूट जाती है साजिया पूरी तरह से। साजिया को कुरान मिलती है जो कि अब्बू पढ़ा करते थे। उसमें एक चिट मिलती है जिसमें लिखा था बानो तुम सही हो। ये पढ़कर साजिया को हिम्मत मिलती है आगे की लड़ाई लड़ने की। साजिया मार्केट गई होती है तो वहाँ लियाकत मिल जाता है। कहता है कैसी गमज़दा जिंदगी जी है तुम्हारे बाप ने, ऐसी औलाद खुदा किसी को ना दे। अस्तगफिरुल्लाह। साजिया उसकी बेगम से कहती है ये आदमी दिन भर आप पर चिल्लाता रहता है, रात को हाथ उठाता है और अगले दिन कहता है कुरान में सब जायज है, ऐसा ही करता है ना। लियाकत कहता कुरान में लिखा है मर्द औरतों के मुहाफिज और उनकी देखभाल करने वाले हैं। साजिया पैजामे का पैदा चढ़ाकर दाढ़ी बढ़ाकर आप लोगों को सिर्फ जहालियत बेचते हैं, हमें हमारा मजहब ना सिखाएं। इकरा कुरान का पहला लफ्ज जो नसील हुआ इकरा यानी कि पढ़, खुद कुरान पढ़ने का हुक्म दिया खुदा ने ताकि उनका पैगाम हम खुद समझ सकें और कोई और इसका गलत मतलब हम पर ना थोपे। आप लोग जब सब्जी वगैरह लेते हैं तो 10 सब्जी वालों से पूछते हैं कि नहीं, और अपना मौलाना बगल वाली मस्जिद से ढूंढ लेते हैं वो क्या पढ़ा रहा है, क्या सिखा रहा है, कभी देखते हैं क्या। लियाकत की बोलती बंद हो जाती है, गुस्सा जाता है, कहता आज से इसका हुक्का पानी बंद, कोई इसको सामान नहीं बेचेगा, कोई इससे बात नहीं करेगा आज के बाद। सबने ऐसा ही किया। लेकिन एक दिन साजिया को अपने घर के बाहर टोकरी रखी मिलती है सब्जियों से भरी। सारा ने रखी थी वो टोकरी। सारा को समझ आ गया था कि आगे चलकर उसका हाल भी वैसा ही हो सकता है जैसे साजिया का हुआ। शुरू में स्पेशल थी पर धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी साजिया जैसी होने लगी थी। सही समय पर उसकी आंखें खुल गईं। साजिया से हुए बच्चे अब्बास को देख के उसे इग्नोर कर देते थे, बुरा लगता था अब्बास को। अब एक शाम अब्बास साजिया के पास आता है, कहता है मेरे बच्चे मुझे देख कर दूर चले जाते हैं, एक बाप के लिए इससे ज्यादा दर्दनाक बात क्या हो सकती है। आज रात वो रात है जहाँ खुदा पुराने अमाल का हिसाब लेता है और नई तकदीरें लिखता है। मुझे नहीं लगता कि मेरे अमाल मुझे बचाएंगे, ना ही मेरे तकदीर में माफी होगी। लेकिन तुम्हारा क्या हिसाब होगा बानो? मैंने तो सिर्फ माचिस जलाई थी, लेकिन तुम थी जिसने हमारी पूरी दुनिया में आग लगा दी। साजिया कहती है आज की रात खुदा अपने बंदों के गुनाह माफ करने के लिए रहमत का दरवाजा खोलता है। आज तक जो हमने एक दूसरे के साथ किया खुदा हमें माफ करे और जो करने जा रहे हैं उसकी भी माफी दे। हर अखबार में साजिया के केस के बारे में छपा हुआ था, हर जगह चर्चा हो रही थी उसके केस की। 1983 अब केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अब्बास कहता है ये हिंदुस्तानी मुसलमान शरीयत की रट क्यों लगाता है, ले लिया ना उन्होंने पाकिस्तान, अगर शरीयत ही चाहिए थी तो फिर बंटवारे में पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए, वहाँ जो करना चाहे करते। पूरे देश में हर हिंदुस्तानी मुसलमान जो न अब्बास है न साजिया, उन्हें इन सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। ये केस एलिमनी का नहीं है, मियाँ बीवी के बीच रंजिश का मामला भी नहीं है, ये केस अब है मुसलमानों की पहचान का। ये केस अब हिंदुस्तानी मुसलमान की कल्चरल आइडेंटिटी का सवाल बन गया है। 30 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम आज सुप्रीम कोर्ट में पर्सनल लॉ वर्सेस सेकुलर लॉ की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब संविधान लिखा जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर ग्रुप अपनी मांग रख रहा था, हर माइनॉरिटी अपने हक के लिए लड़ रही थी। हमने भी अपनी मांगे रखी। हमने कहा हमें बस सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, पब्लिक ऑफिसर्स में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए। 40 साल बाद आज जब हर पिछड़े वर्ग के पास रिजर्वेशन है, औरतों के पास रिजर्वेशन है, सैकड़ों प्रोटेक्टेड ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं, हमारे पास क्या है? हमारे पास ऐसा कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि हमें चुनना पड़ा।
सियासत और शरीयत के बीच में। देखिए, पार्टीशन के लिए तो हम सब जिम्मेदार हैं, लेकिन उसका दाग सिर्फ और सिर्फ मुसलमान अपने दामन पर लेकर घूम रहा है 40 साल बाद। आज भी हमें हर बार अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ती है। हमसे पूछा जाता है, शरीयत क्यों, मुसलमानों को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलनी चाहिए, आप थोड़ा एडजस्ट क्यों नहीं कर लेते हैं। एक एक करके हमने अपनी सारी मांगों पर एडजस्ट किया था, सब कुछ नेशनल ड्यूटी के नाम पर कुर्बान कर दिया हमने, बस बदले में शरीयत की ऑटोनॉमी मांगी, वो शरीयत जो हमें मुस्लिम डिफाइन करती है। साजिया को बहकाया गया है इस केस को लड़ने के लिए। वो खूब जानती हैं कि शरीयत में कोई बेसहारा नहीं रहता है, वक्फ बोर्ड उसी के लिए बनाया गया है। ये केस इस अदालत तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है हमारे लिए। अब्बास ने ऐसी ऐसी बातें बोल दी, पूरा केस ही पलट कर रख दिया। फराज भी सपोर्ट में आ जाता है कि उसने जो कहा सही कहा। अगर अब्बास को कोर्ट में सुनकर वो मुझे सही लग सकता है तो सोचिए बेंच का रिएक्शन क्या होगा। सारा अब्बास से कहती है साजिया सही है। अब्बास कहता है अपना ख्याल पर्सनल डायरी में लिख लिया करो, बोलकर मेरी शाम मत खराब किया करो। 1984 अगली हियरिंग में बेला कहती है कि मेरी क्लाइंट अपनी दलीलें खुद पेश करना चाहेंगी। साजिया कहती है जिस गाँव के हर घर ने अपना नाम अब्बू से लिखना सीखा था, अब वही लोग हमारा नाम दीवार पर लिखते हैं, पर साथ में गद्दार या कोई और गाली भी लिखी होती है। अब्बू का सिर्फ एक ही गुनाह था कि हम उनकी बेटी हैं, और वही गुनाह विरासत में हमारे बच्चों को मिला। हमारे बच्चों के साथ कोई नहीं खेलता, बच्चों की हिफाजत होती है माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। ना तो उनके अब्बू उनके साथ हैं और माँ एक मुद्दा बन गई है। हमने बहुत बार सोचा कि पीछे हट जाएं, मगर फिर ख्याल आया कि अगर मेरे दोनों बेटों ने किसी औरत के साथ वही किया जो उनके अब्बू ने हमारे साथ किया तो मेरे बच्चे क्या सोचेगी, उसका वजूद उसके लिए सवाल होगा। फिर हमें लगा हमारी लड़ाई हमसे बड़ी है, ये सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नहीं, उस दीन के लिए भी है जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। आज मुस्लिम लॉ बोर्ड अब्बास के साथ खड़ा है क्योंकि शरीयत की हिफाजत की जिम्मेदारी उनकी है। अब्बास साहब कहते हैं कि बड़ी लड़ाई लड़ी तब जाकर संविधान में हमें यह हक मिला है। जिस कौम की ये बात कर रहे हैं उसमें औरतें भी शामिल हैं या नहीं, क्योंकि बड़े लोग तो आए दिन शरीयत के खिलाफ जाते रहते हैं। एक निजाम साहब ने अपने बेटे के बजाय अपने पोते को वारिस बनाया जो कि शरीयत के खिलाफ है, तब भी हिंदुस्तान में शरीयत कायम रहा और कोई मुसलमान सरेआम बाजार में नंगा नहीं हुआ। 1947 में हैदराबाद का निजाम हिंदुस्तान में नहीं शामिल होना चाहते थे, जंग छिड़ी समझौता हुआ, निजाम साहब को ही नहीं उनके कुत्तों को भी अलग से भत्ता मिला, और आप चाहते हैं कि हम और हमारे बच्चे वक्फ बोर्ड की खरात पर जिंदा रहें। आप ऊंचे तबके के लोग हैं अब्बास साहब, जरा नीचे झुककर देखिए, असल में हिफाजत की जरूरत हमारे कौम के पिछड़ों को है, और पिछड़ों में जो सबसे पीछे होती हैं वो हैं औरतें। हाई कोर्ट में जानबूझकर केस हार गए ताकि सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले पलट सकें, ताकि 3 तलाक बोलकर हाथ में महर की रकम थमाकर बीवी बच्चों को छोड़कर कोई मर्द आगे बढ़ना चाहे तो उसे पूरी छूट हो, सहूलियत हो। शरीयत कहती है कि जो मर्द 3 तलाक दे उसे कोड़े पड़ना चाहिए। कितने मर्दों के पीठ पर आपने ऐसे छाले देखे होंगे, जबकि हर दिन बेसहारा औरतें आपको सड़क किनारे दिख जाएंगी। निकाह इस्लाम में इकरारनामा होता है, लेकिन ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मोहब्बत और रिश्तों की जिम्मेदारी भी है। जब इस इकरारनामे का इस्तेमाल रिश्तों की दगाबाजी के लिए किया जाए तब होती है असल में शरीयत की बेइज्जती। हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इतने साल कोर्ट कचहरी करते करते ये जरूर समझ चुके हैं जो कुरान पाक में है वही संविधान और कानून कहता है। तलाकशुदा औरत को मुनासिब गुजर बसर का इंतजाम करना जरूरी है, ये नेक लोगों पर एक फर्ज है। इस तरह खुदा तुम्हें अपनी निशानियां दिखाते हैं ताकि तुम समझ सको हम सिर्फ मुसलमान औरत नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के मुसलमान औरत हैं। इसलिए आज यहाँ अपने हक के लिए सर उठाकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। हमारे अब्बू ने बहुत प्यार से हमारा नाम रखा था जो कि हमारे कौम में गाली बन चुका है, हम उस धब्बे को मिटाने आए हैं। अगर आज हमें अपना हक नहीं मिला तो हमें यकीन है कि कोई अपने बच्चे का नाम साजिया बानो नहीं रखेगा। 1985 दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। सेक्शन 125 कहता है कि किसी भी तलाकशुदा औरत को मेंटेनेंस मिलना चाहिए और यह हक मुस्लिम औरतों पर भी उतना ही लागू होता है। ये अदालत कुरान को इस्लामिक लॉ की सबसे बड़ी अथॉरिटी मानती है और ये पाती है कि कुरान कहता है कि इंसाफ और मुहाफिजत हर तलाकशुदा औरत का हक है। ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ और सेक्शन 125 में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए साजिया बानो का मेंटेनेंस का दावा कबूल किया जाता है। 10 साल लग गए, लेकिन आखिरकार साजिया को अपना हक मिल ही गया। हक से ज्यादा आत्मसम्मान। अब्बास ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, हर पैतरे आजमाए पर उसे हार ही नसीब हुई। साजिया को गुलाब के फूल बहुत पसंद थे। अब्बास के कोट के जेब में गुलाब का फूल लगा था, वो फूल को निकाल के रख के चला जाता है। ये इशारा था कि अब वो उसकी नहीं रही। जो औरत साजिया का इंटरव्यू ले रही थी वो पूछती है कि अब आगे क्या सोचा है। साजिया कहती है बच्चियों को
कुरान पढ़ाते हैं, जो हादिया मिलता है उसी से खर्चा चलता है। साजिया अब अपने कौम के बच्चों को कुरान पढ़ा रही है, बता रही है कि उनके क्या हक हैं और क्या नियम हैं, ताकि नियमों को घुमा फिरा कर उनके ऊपर जुल्म ना किया जाए। साजिया कैमरे में देखते हुए कहती है इकरा, यानी कि पढ़। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखी एक ऐसी मूवी जो सच्ची घटना पर आधारित है। ये फिल्म 1980 के शाहबानो केस से इंस्पायर्ड है। शाहबानो के साथ नाइंसाफी हुई तो उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी और अपना हक, अपना आत्मसम्मान हासिल किया। ये फिल्म ये बताती है कि अन्याय के खिलाफ अगर आप लड़ते हैं तो वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता। खुद के लोग, पूरा जमाना, हर कोई आपके खिलाफ हो जाता है। गिने चुने लोग ही आपके साथ खड़े होते हैं। आपको खुद से ही खुद को मजबूत करना पड़ता है अपने हक की लड़ाई के लिए। भले लड़ाई लंबी चले, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते हैं तो या तो आप खत्म हो जाते हैं या फिर आपको न्याय मिल ही जाता है। साजिया की जिंदगी में कई मौके आते हैं जहां वो खत्म हो सकती थी, मर सकती थी, पर वो हर किसी से बचती रही। जब मौत को नकार दिया तो फिर किसी और से क्या ही डर, फिर तो इंसाफ मिलना ही था। उस टाइम मुसलमानों ने शाह के खिलाफ खूब प्रदर्शन किया था। जब सिचुएशन बिगड़ने लगी तो उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाह को अपने पास बुलाया था, ये समझाने के लिए कि मेंटेनेंस का केस वापस ले लो। शाहबानो नहीं मानी। शाहबानो केस जीत गई थी, लेकिन इस केस का फैसला कांग्रेस पर भारी पड़ गया। जैसे हिंदू महिलाओं को तलाक के बाद संरक्षण मिलता है, वैसे ही मुस्लिम महिलाओं को भी मिले, ऐसा कहना था शाहबानो का। तो कानून बन गया 1986 में ये। अब जब कानून बना तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध किया। इस्लाम खतरे में है कि नारे लगे, फिर खूब धरना प्रदर्शन हुआ हर जगह। बोर्ड ने मुस्लिमों से कहा कांग्रेस को वोट न देने को। राजीव गांधी फिर नया कानून ले आए 1986 में कि महिलाओं को सिर्फ इद्दत तक मेंटेनेंस मिलेगा, उसके बाद रिश्तेदार या वक्फ बोर्ड जिम्मेदारी लेगा। इस कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इससे फिर बोर्ड खुश हो गया। अपोजिशन में थी बीजेपी, तो उसको मिल गया एक पॉइंट कांग्रेस के खिलाफ बोलने का। बीजेपी ने बढ़ चढ़कर इस फैसले को लेकर बातें बोली और कमाल की बात यह कि हिंदू प्रभावित भी हुए और बीजेपी के सपोर्ट में आ गए। हिंदुओं को और सपोर्ट पाने के लिए 1 फरवरी 1986 को राम मंदिर का ताला भी खुलवा दिया बीजेपी ने। फिर राम मंदिर, जो कि बड़ा मुद्दा नहीं था, वो पूरे देश का मुद्दा बन गया। तो शाहबानो का केस कोई नॉर्मल केस नहीं है। इससे बहुत लोगों को फायदा हुआ और बहुतों को घाटा हुआ। खूब राजनीति हुई, खूब धरना प्रदर्शन हुए इस केस को लेकर। कुछ लोगों के मन में यह सवाल आता है कि एलिमनी या मेंटेनेंस लेना ही क्यों है। कुछ केसेस में मेंटेनेंस लेना सही भी है और कुछ में नहीं भी है। शाहबानो के केस में सही है। सही इसलिए क्योंकि शाह ने तो अपनी सारी जिंदगी अपने पति को खुश करने और परिवार की जिम्मेदारी निभाने में लगा दी। जीवन के जिस स्टेज पे लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी करते हैं, उस समय शाह ने परिवार संभाला। वो खुश थी, ऐसा नहीं था कि मजबूरी में रह रही हो, लेकिन बदले में मिला उसे धोखा और डिसरिस्पेक्ट। वो तो पति के भरोसे ही जी रही थी, उसी के खर्चे पर अपना जीवन बिता रही थी। अब जब उसी ने छोड़ दिया तो वो कहाँ जाए। अगर शाहबानो पढ़ी लिखी होती और नौकरी कर रही होती, अच्छा काम कर रही होती, तो उसे मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन बच्चों की बात है तो उसका खर्चा तो दोनों को ही उठाना चाहिए, फिर चाहे अलग ही क्यों ना हो जाओ। लेकिन बानो के पास ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था कि वो 3 बच्चों को संभाल सके। उसने गुंडागर्दी भी नहीं की थी, बस विनती की थी कि महीने के 400 रुपए भेजे जाए। जब तब भी उसकी बेइज्जती ही की गई, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा उसके पति ने, तो बात यहाँ आ गई कि अब हक चाहिए। ऐसे हवा में हक किस बात का लेना, उसके लिए कोई रीजन होना चाहिए। तो रीजन बना मेंटेनेंस। मेन लड़ाई मेंटेनेंस की थी ही नहीं, मेन लड़ाई थी आत्मसम्मान की और खुद को सही बताने की। मेंटेनेंस एक जरिया था खुद को सही साबित करने का, क्योंकि 180 रुपए से तो कुछ भला हो नहीं जाता। मैंने पोस्ट डालकर सवाल पूछा था मुस्लिम औरतों से कि क्या मजहब के नियम कानून सिर्फ आप पे थोपे जाते हैं? क्या उन नियम कानून को आपको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कई लोगों का जवाब है हाँ, ऐसा होता है। कई लोगों के कमेंट्स है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप नफरत फैला रहे हो। मैंने तो सिंपल सवाल पूछा, इसमें ना जाने किसी को नफरत कैसे दिख गई। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि मुस्लिम्स में घरेलू हिंसा नहीं होती होगी, मारपीट नहीं किया जाता होगा उनके साथ, या बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं समझा जाता, या औरत सिर्फ घर के काम करने के लिए होती है, यह नहीं समझा जाता। अगर नियम है इस चीज का तो ये नियम आप पे लागू हो रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है क्या? एक बीवी के होते हुए एक और बीवी ले आना, क्या महिलाएं बता सकती हैं कि इसमें कौन सा अच्छा काम होता है? क्या आपको खुशी होती है जब आपको अपने पति को किसी और के साथ बांटना पड़े? क्या सारे नियम अच्छे के लिए हैं? इनमें क्या अच्छा हो रहा है? बता सकते हैं तो बताइए। हिंदू हो या मुस्लिम, महिलाओं की हालत लगभग दोनों में ही सेम है। आप ये कहकर नहीं बच पाएंगे कि अपना धर्म देखो, हमारे में कुछ मत बोलो। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो यहाँ अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए हर कोई आजाद है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है और आपके अंदर इंसानियत है तो आप ये नहीं देखोगे कि अरे ये तो दूसरी धर्म जाति का है, इसकी हेल्प हम क्यों करें। ऐसा तो नहीं करोगे ना। जो धर्म के ठेकेदार हैं उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है अगर कोई सही बात करता है तो। इस मूवी में जैसे बताया गया कि लिखा कुछ और है, लोग उसको अपने हिसाब से बताने लगे। कुरान में तो 3 बार तलाक बोलकर तलाक देने का तरीका गलत बताया गया है, पर लोग सही मानते हैं क्योंकि इसी तरीका है ये इतने बड़े रिश्ते से पल्ला झाड़ लेने का। 2019 में भारत
भारत में मुस्लिम वुमेन एक्ट बना। इसके मुताबिक अगर कोई आदमी 3 बार तलाक बोलकर तलाक लेने का सोचता है तो वो कानूनी तौर पर इलीगल माना जाएगा। तो भले अब कोई बोल दे, पर अगर औरत केस करती है तो पति को सजा भी हो सकती है 3 साल तक की, और मेंटेनेंस भी देना होगा। कुरान में या किसी भी धार्मिक ग्रंथों में लाख अच्छी बातें लिखी हो महिलाओं के लिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उससे बिल्कुल परे है। लिखा तो बहुत कुछ है, पर आज के टाइम में बस मानने का ढोंग होता है। जो लिखा है उसको न मान के बाकी सब करता है इंसान। अगर लोग वाकई में अपने धार्मिक किताबों में लिखी बातें मानकर सब कुछ करने लगे तो इस दुनिया में न तो झूठ होगा, न धोखेबाजी होगी, न लालच होगा, न खून खराबा होगा, न बुराई होगी। लेकिन ये सब कुछ है, जिसका मतलब कोई भी अपने धर्म को सही से नहीं मान रहा, बस जो उसे अच्छा लगता है, उसे जो फायदा नजर आता है उसे ही मान लेता है। और अगर किसी और से कुछ मनवाना हो, अपने हिसाब से चलाना हो सब कुछ, तो सभी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ लो। अब हर कोई तो पढ़ता है नहीं, तो ज्यादा जानकारी हर किसी को है नहीं, तो जो लिखा है उसे घुमा फिरा के अपने हिसाब से चलाओ। यही तो होता है, धार्मिक गुरु जितने भी हैं यही तो कर रहे हैं। जैसे हिंदू धर्म में लिखा है, सच बोलो, ईमानदारी से काम करो, दयालु रहो, अपने कर्तव्यों को निभाओ, क्रोध को कंट्रोल करो, लोभ और वासना को कंट्रोल करो, निस्वार्थ होकर लोगों की सहायता करो। मुझे नहीं लगता संसार में ऐसा कोई हिंदू होगा जो इन सभी चीजों को करके धर्म का पालन कर रहा होगा। कोई भी नहीं है जो इतना अच्छा और सच्चा हो। कुरान में भी ऐसी बहुत सी चीजें लिखी होंगी, पर कौन कितना कर पाता है, कितना निभा पाता है। मानने वालों की संख्या ज्यादा, निभाने वालों की कम। अर्थात इस संसार में सब अधर्मी है, कोई भी नहीं है जो अपने धर्म का सही से पालन कर रहा हो। अब जैसे ये फिल्म बनी है तो कई मुस्लिम्स को दिक्कत होगी कि हमारे धर्म को बुरा दिखा रहे हैं। जिसने बनाया है अपने धर्म पे बनाया ना। जब लापता लेडीज, थप्पड़ मिसेज जैसे मूवीज बनती हैं तो हिंदू गाली देते हैं कि हिंदुओं को बुरा दिखा रहे हैं। हिम्मत है तो मुस्लिम का भी दिखाओ। तो मतलब बात ये है कि ये लोग अच्छे से जानते हैं कि जो दिखाया जा रहा है वो सच है, और उनके पास कुछ और होता नहीं बोलने को, तो वो फिर ऐसे ही डायलॉग बाजी करते नजर आते हैं कि हिम्मत है तो दूसरे धर्म का भी बताओ। शायद इस वीडियो पे भी ऐसा ही कमेंट कोई आए। आप पहले खुलकर ये तो एक्सेप्ट कर लो कि आपके धर्म में भी खामियां हैं। बाकी फिल्में तो बनती ही रहती हैं हर धर्म की गलतियां दिखाने के लिए, पर अब ऐसा तो है नहीं कि एक राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने एक फिल्म बनाई तो उसी सेम टॉपिक को लेकर हर धर्म में फिल्म बनाए। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता ना। किसी ने हिंदू धर्म में होने वाली दिक्कतों को दिखाया तो कोई मुस्लिम धर्म में होने वाली दिक्कतों को दिखा रहा है। और वैसे भी औरतों के ऊपर हो रहा अत्याचार हिंदू मुस्लिम वाला मामला है ही नहीं, तो ये तो हर धर्म जाति में है। तो कोई ये नहीं कर सकता कि हमारा में कुछ नहीं है, दूसरे का बताओ। पैट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता यानी कि मर्दों का बोलबाला। ऐसा कहा जाता है कि समाज में मर्दों की ही चलती है। हाँ सच है, पर सच ये भी है कि अगर मर्द की चल रही है तो औरतें उसे चलाने में मदद भी कर रही हैं। अब्बास के घर में कोई भी ऐसा मर्द नहीं था जिसकी चलती हो, कोई था ही नहीं। महिलाएं ज्यादा थी, फिर भी अब्बास अपनी मनमानी कर रहा था और औरत के सामने औरत की जिंदगी खराब कर रहा था। और जो औरतें थी उसे रोक नहीं रही थी, बल्कि उसे बढ़ावा दे रही थी। ये बात वहीं खत्म हो जाती अगर अब्बास की माँ ने थोड़ी सख्ती दिखाई होती। वो चाहती तो सब कुछ पलट सकती थी, सब सही कर सकती थी, पर उन्होंने अब्बास को अपने सर पर चढ़ा रखा था। उन्होंने ही बोला कि मर्द तो गुस्से में कुछ भी करता बोलता है। एक्चुअल में तो गुस्से में तो हर कोई कुछ कर जाता है, पर औरतें ही मर्द का ईगो सेटिस्फाई करने में लगी रहती हैं, जिसके चलते एक औरत ही परेशान होती नजर आती है। वैसे अब शाह बानो की बेटी ने फिल्म मेकर्स पर ही केस कर दिया है कि बिना पूछे मूवी बना डाली, हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन किया है। बात उनकी भी सही है। अगर किसी पर फिल्म बना रहे हो तो पहले उनके परिवार से तो पूछ ही लेना चाहिए। बिना परमिशन का फिल्म बना देना गलत ही है। लेकिन बात यह भी है कि ये पूरी तरह बायोपिक नहीं है शाह बानो की। शाह बानो के साथ जो हुआ उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके, उससे इंस्पायर्ड होकर सिनेमैटिक लिबर्टी लेके इस फिल्म को बनाया गया है। तो भले केस किया हो, फिल्म मेकर्स आराम से बच सकते हैं ये कहकर कि यह मूवी पूरी तरह काल्पनिक है, किसी रियल कैरेक्टर के ऊपर है ही नहीं। मुझे लगता है कि अब्बास को कभी फील ही नहीं हुआ कि उसकी गलती क्या थी। उसे हमेशा लगा कि साजिया ने ही छोटी छोटी बातों को बड़ा बना दिया। उसे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि उसका रवैया कितना ज्यादा बदल गया था साजिया के प्रति। जब उसने आसपास देखा होगा कि लोगों की दो बीवियां हैं तो उसे वो चीज गलत नहीं लगी होगी, सब सही लगा। अब्बास कभी समझ ही नहीं पाया कि साजिया क्यों इतना लड़ रही है। उसे लगा कि साजिया की जिद है तो उसने अपने ईगो पे ले लिया। उसने भी अपनी जिद दिखाई और लग गया उसको पूरी तरह नीचा गिराने में। फिल्म की बात की जाए तो काफी अच्छी तरह से बनाई गई है, लेकिन मेलोड्रामा ज्यादा डाल दिया गया है। कोर्टरूम ड्रामा है, पर वो रॉ एंड रियल नहीं लगता, फिल्मी ही लगता है। लास्ट में जिस तरह साजिया ने लंबी स्पीच दी और रोने लगी, हमें इमोशनल तो फील होता है, पर असल में ऐसा नहीं हो सकता। एक्टिंग की बात की जाए तो बेशक यामी गौतम और इमरान हाशमी दोनों ने ही बहुत अच्छा काम किया है। दोनों ही मंजे हुए कलाकार हैं और दोनों ने ही अपने किरदार को बखूबी निभाया है, और बाकी सह कलाकारों का काम भी बढ़िया ही देखने मिला। अंत में मैं भी यही कहना चाहूंगा कि पढ़िए, फिर चाहे अपने धर्म को या अपने संविधान को। नॉलेज ही एक ऐसी चीज है जो आपको शक्ति देती है किसी की भी बोलती बंद करने की, खुद को सही साबित करने की, और सही क्या है गलत क्या है ये बताने की। पढ़ेंगे तभी आपको अपने हक पता होंगे और तभी आप अपने हक की लड़ाई लड़ पाओगे।
वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो अब इसको यहीं पर खत्म करता हूँ, लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। कमेंट करने में आलस आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे ही मेरी आवाज में मूवीज के एक्सप्लेनेशन आगे भी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर आप मुझसे जुड़ जाइए ताकि आने वाली वीडियोस की खबर आपको तुरंत मिल जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।